हाय एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईएफएससी एक्ट 2019 के कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जहां से क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं फेज 2 में। अब क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं और ना ही मैं आपको वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो वो मैं सेगमेंट आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। राइट, तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है वो ये, सेबी के एग्जाम में कंपनीज एक्ट नाम का एक सेगमेंट है सिलेबस में। ठीक है, कंपनीज एक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग लगभग आपको उसी पैटर्न पे यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ देते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जैसे कि नंबर ऑफ सेक्शंस पूछ देंगे कभी, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स पूछ देंगे। उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले। उसके बाद जो वेरियस सेक्शंस हैं और उसके जो भी प्रोविजन है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपसे ये पूछ देते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है, या फिर आपसे ये पूछेंगे कि इसका क्या क्या प्रोविजन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा याद रखना चाहिए कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आईएफएससी एक्ट 2019 में और कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, तो सेक्शंस जो हैं जैसे कि आपको ये नंबर दिख रहा होगा, तो ये सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको दिखेंगे 34। हाँ, टोटल 34 है। ठीक है, और अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे तो टोटल चैप्टर्स हैं 6। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक एक करके हम देख रहे हैं अभी। और इसके साथ साथ एक और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि ये बिल पास हुआ है। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट हाउस में जाती है और वहां से पास होती है तो फिर उसको हम एक्ट बोलते हैं। राइट, लेकिन एक्ट बनने के पहले जस्ट पहले उस पर प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है। जिस टाइम प्रेसिडेंट वहां पे साइन करते हैं, ठीक है, उसी टाइम से वो एक्ट बोलने लगी जाती है। तो मतलब ये जो डेट थी वो थी 19 दिसंबर 2019। इसी दिन ये बिल एक्ट बना है, इसी दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया था इस पे। तो ये डेट आप याद रखना, हो सकता है पूछ दे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 1। ठीक है, उसका सेक्शन 1 आपको दिखा। अब सेक्शन 1 में बस ये बोला गया है कि इस एक्ट को उन्होंने कोई नाम दे दिया, बोला कि इसी नाम से अब ये एक्ट जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था देखने को, लेकिन एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। वो ये है कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स सेट अप अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। यानी आपको याद ये रखना है, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि जो इंडिया में आईएफएससीज हैं, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर्स हैं, तो वो किस एक्ट के बेसिस पे उनको स्टैब्लिश किया जाता है। तो उस एक्ट का नाम है एसईजेड एक्ट 2005। यहाँ पे आईएफएससी एक्ट 2019 नहीं आएगा। और क्वेश्चन ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है कि दिखे कंपनीज एक्ट 2013। तो आईएफएससी जो इंडिया में है उनको बनाया जाता है एज पर द प्रोविजंस लेड आउट इन सेक्शन 18 ऑफ द एसईजेड एक्ट 2005। ये आपको याद रहना चाहिए। इस पे हमने मॉक्स में क्वेश्चन भी डाले हैं। वैसे आपने अगर मॉक अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पहले या दूसरे मॉक में ये क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, ध्यान ये देना कि मैं आईएफएससी एज एन अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी वो अलग है, वो रेगुलेटर है। लेकिन आईएफएससी जिन जिन एंटिटीज को रेगुलेट करता है उनको बोलते हैं आईएफएससी, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। सेंटर्स को आईएफएससी रेगुलेट करती है और ये जो सेंटर्स है इनको बनाया जाता है एसईजेड एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। लेकिन आईएफएससी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, ये जो रेगुलेटर है, वो बनी है आईएफएससी एक्ट 2019 के बेसिस पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सेक्शन 3 में देखना डेफिनेशंस दे रखे हैं। ठीक है, वहां पे आएगा सबसे पहला है एप्रोप्रिएट रेगुलेटर। एप्रोप्रिएट रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया? तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में आप देखोगे कि 4 रेगुलेटर्स हैं। आरबीआई है पहला, सेबी है, उसके बाद आईआरडीआई है और पीएफआरडी है। इसीलिए आपने देखा होगा फेज 2 के सिलेबस में बैंकिंग भी है, कैपिटल मार्केट भी है, इंश्योरेंस भी है और पेंशन भी है। क्यों? क्योंकि आईएफएससीए ने जो एप्रोप्रिएट रेगुलेटर का टर्म दिया है, इनफैक्ट आईएफएससी के आने के पहले यही 4 रेगुलेटर्स होते थे जो कि आईएफएससी को रेगुलेट करते थे। इसलिए ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं इनका जो जो काम है वो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो 4 रेगुलेटर्स है। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ
IFSC Act 2019, which of the following is /R appropriate regulators? तो वहां पे आपको ऑप्शन में बहुत सारे दिखेंगे, हो सकता है नाबार्ड उसमें ऑप्शन में आ जाए, और नाबार्ड यहाँ पे नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आपको एलिमिनेट करना होगा, तो ये आप देख लेना। उसके बाद आप देखना कि सेक्शन 3 में ही सब सेक्शन डी में आपको कुछ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिस्ट मिलेंगे, ठीक है। लिस्ट में आप एक नजर बस देख लो कि क्या क्या इंक्लूडेड है। लास्ट में उन्होंने ये पॉइंट दे रखा है कि एनी अदर प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन हो सकता है इस फॉर्म में आ जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आईएफएससी के बास्केट में, मतलब जिस भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आईएफएससी रेगुलेट करती है या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन, मान लो कि कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ऑप्शन में हो सकता है आईएफएससी खुद डिसाइड करती है, या फिर हो सकता है कि आरबीआई का नाम दे दे, सेबी का नाम दे दे, किसी का भी नाम दे दे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करना है या फिर किसी नए टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ये काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, अब हम आते हैं, अब देखना बहुत जगह ये लिखा हुआ है नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन दे के ये डिसाइड कर सकती है कि क्या क्या नए प्रोविजंस इसमें ऐड होंगे। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, चैप्टर 2 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो इसको हाईलाइट इसलिए किया हुआ है मैंने कि आपसे ये पूछा जा सकता है बड़े आराम से, विच सेक्शन ऑफ द आईएफएससी एक्ट 2019, ठीक है, हैज द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी कॉल्ड आईएफएससी। तो वो हो सकता है सेक्शन आपसे पूछ दे, तो सेक्शन 4 है, इसका ध्यान रखना। सेक्शन 4 में ये प्रोविजन मेंशन्ड है कि आईएफएससी नाम की एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये आप देख सकते हो बड़े आराम से। ओके, उसके बाद लिखा है द हेड ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट सच प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन डिसाइड। देखना आप फिर से यहाँ पे आया वही बाई नोटिफिकेशन। तो आईएफएससी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, हेड ऑफिस कहाँ होगा, ये डिसाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि आईएफएससी के खुद का है। ओके, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि आईएफएससी चाहे तो कोई भी अपनी ऑफिस को, मतलब वो या तो इंडिया के अंदर रख सकते हैं जो कि गिफ्ट सिटी में है अभी, ये अगर चाहें तो आउटसाइड इंडिया भी ऑफिस अपनी खोल सकते हैं। तो ये इनके पास लिबर्टी है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पे ना पूछा जाए, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका ये पार्ट हो, ठीक है। तो उसमें कुछ ये बोल देगा कि आईएफएससी इज नॉट अलाउड टू ओपन इट्स ऑफिस आउटसाइड इंडिया, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आईएफएससी इज अलाउड टू ओपन इट्स ऑफिस ओनली इन इंडिया। तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट है अगर, तो वो गलत होगा, क्योंकि इनके पास लिबर्टी है इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं भी खोल सकते हैं। नाउ हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सके तो एकदम अच्छे से याद करके जाना कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आईएफएससी के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के अलावा इसमें आपको 4 मेंबर्स ऐसे मिलेंगे जो हमारे दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, लाइक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई। तो इनकी तरफ से एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है जो कि सेंट्रल बोर्ड में होता है आईएफएससी के। उसके अलावा 2 मेंबर्स ऐसे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़े वर्ड पे ध्यान देना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये लिखा है कि ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री डीलिंग विद फिनांस, मतलब डायरेक्टली इन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री नहीं लिखा है या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ये भी नहीं लिखा। इन्होंने बोल दिया मिनिस्ट्री डीलिंग विद फिनांस। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी आ जाएगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आ जाएगा। तो ये तीनों मिनिस्ट्री से कोई भी 2 मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करेगी। ये किसी मिनिस्ट्री से नहीं होंगे, लेकिन इनको रिकमेंड करेगी सिलेक्शन कमेटी। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो होती है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान आप ये देना कि सिलेक्शन कमेटी का काम ये है कि वो चेयरपर्सन हो, उसको डिसाइड करे, या फिर ये जो 2 मेंबर्स हैं पॉइंट डी में, इसको डिसाइड करे कि वो कौन होंगे। लेकिन अगर हम
अगर हम इन 4 मेंबर्स की बात करें जो कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई से आ रहे हैं या फिर पीएफआरडी से आ रहे हैं, तो इसको डिसाइड करने का काम सिलेक्शन कमेटी का नहीं है, ठीक है। ये 4 मेंबर्स जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं उन्हीं का काम है डिसाइड करना। ओके, इसमें एक और चीज है, ये आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया होगा कि मान लो कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाना है जिसमें वोटिंग हो, सेंट्रल बोर्ड में वोटिंग हो। तो अभी आपने देखा कि टोटल जो मेंबर्स हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 + 4 5 और +4 9 हो गए, ठीक है। टोटल 9 इसमें मेंबर्स है इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। अब मान लो जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन कोई एक मेंबर एब्सेंट है, उसके केस में टोटल मेंबर्स जो उस दिन होंगे वहां पे प्रेजेंट, उनका नंबर होगा 8। अब अगर वोटिंग होनी है, मान लो कि वो हो गया टाई, 4-4 हो गया, वो मतलब 4 अगेंस्ट में 4 फेवर में, तो उस केस में जो कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट का मतलब ये हो गया कि अगर इवन नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं दोनों साइड से और इक्वल हैं, तो उस केस में एक एडिशनल वोट चाहिए होगा ताकि डिसीजन लिया जा सके, राइट। तो उस केस में चेयरपर्सन के पास वो राइट होता है, उसके पास वो कास्टिंग वोट होती है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले वोट्स इक्वल हो गए तो एक एडिशनल वोट चेयरपर्सन के पास होगा, जिसको यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं कि आगे आगे क्या होना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना कि आईएफएससीए का। ओके, अब चेयरपर्सन हो या फिर मेंबर हो, उनका जो टर्म होगा वो होगा 3 इयर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेबी एग्जाम की बात करोगे आप तो कंपनीज एक्ट में चाहे चाहे एनसीएलटी हो चाहे एनसीएलटी हो, ठीक है, ये जितने भी ऐसे एपिलेट्स हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उनके मेंबर्स और चेयरपर्सन, इन दोनों के टर्म्स और जो उनकी एज है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो क्योंकि ये भी हम एक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले टर्म क्या होता है और उसके बाद एज का क्राइटेरिया क्या है। तो चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, दोनों की जो टर्म होगी ऑफिस की वो होगी 3 इयर्स, ठीक है। री अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन जो एक टर्म होगा वो 3 साल के लिए ही वैलिड होगा इनका, ठीक है। अब अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो जो उसमें मैक्सिमम एज जो अलाउड है वो ये कि 65 के बाद वो फंक्शन नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। 65 के बाद उनको फिर ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। और मेंबर्स की बात करें तो ये है 62। चेयरपर्सन क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, राइट, तो इसलिए आप ऐसे याद रखो कि चेयरपर्सन की एज ज्यादा होगी और मेंबर्स की एज कम होगी। तो जो एज सीलिंग है वो 65 और 62 है। ओके, यहां पे एक प्रोविजन आपको मिलेगा, ठीक है, वो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6। उसमें एक पॉइंट है कि अगर मान लो किसी को रिजाइन करना है, जो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स हैं, अगर उनको रिजाइन करना है तो उनको 3 महीने पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि आईएफएससी को। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सपोज कि मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आईएफएससी हैज टू रिजाइन, ठीक है, तो वो अपना ये डिसीजन किसको इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में, तो वो आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि आईएफएससी की सेंट्रल बोर्ड और ना ही सिलेक्शन कमेटी। ऑप्शंस भी आपको बहुत ज्यादा हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही सिमिलर दे दे। जैसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसको इन्फॉर्म करेगा वो मेंबर, तो एक हो सकता है ऑप्शन आईएफएससी का सेंट्रल बोर्ड, दूसरा हो सकता है सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, तीसरा हो सकता है चेयरमैन, ठीक है, या फिर चेयरपर्सन ऑफ द आईएफएससी, और लास्ट में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। ओके, एक्स ऑफिसियो मेंबर को छोड़ के, क्योंकि ये जो मेंबर्स होंगे ये आते हैं आरबीआई से या फिर जो बाकी के रेगुलेटर्स हैं वहां से आते हैं, तो उनको छोड़ के जो बाकी के मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने रिजाइन किया या फिर ऑफिस छोड़ी किसी भी रीजन से, तो अगले 2 साल तक उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, या फिर आईएफएससी जो सेंटर्स बने होंगे, जो आईएफएससी होंगे उस समय, तो ऐसे किसी भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता है वो मेंबर अगर उसने छोड़ दिया है।
और ये जो कूलिंग पीरियड है वो होगी 2 साल की, मतलब 2 साल के भीतर वो कहीं और नहीं जा सकता, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 साल के बाद ही वो ज्वाइन कर सकता है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को। ओके, ये सेक्शन आपको थोड़ा याद रखना है कि सेक्शन 7 में मेंबर्स को रिमूव करना है अगर ऑफिस से, तो ये प्रोविजंस किस सेक्शन में दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको भी रीड कर लेना कि किस किस केस में हटाया जा सकता है किसी को। अब देखो, इसी की बात हम कर रहे थे पहले, ये ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस। मैंने आपको बताया कि कास्टिंग वोट क्या होता है। तो अगर मान लो कि वोट्स अगर इक्वल हो गए, फेवर में अगेंस्ट में दोनों में अगर इक्वल वोट्स आ रहे हैं, तो उस समय चेयरपर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना कास्टिंग वोट यूज करे और उसके बाद कोई डिसीजन ले पाए फिर सारे लोग मिलकर। हाँ, अगर मान लो कि चेयरपर्सन एब्सेंट है, चेयरपर्सन किसी भी कारण से मीटिंग में नहीं आ पाया, तो उस समय जो मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन चेयरपर्सन का रोल वहां पे प्ले करेगा। और मान लो कि चेयरपर्सन नहीं है मीटिंग में, जिसको भी डिसाइड किया गया है कि वो अब पूरा का पूरा प्रोसेस ओवरसी करेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास कास्टिंग वोट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन ही सिर्फ कास्टिंग वोट को अवेल कर सकता है। मीटिंग में अगर मान लो चेयरपर्सन नहीं है और कोई और उसके ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास भी कास्टिंग वोट का राइट है। ओके, ठीक है। अब हमें चैप्टर्स के नेम भी थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि मान लो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? आईएफएससीए। सो इन विच चैप्टर ऑफ द आईएफएससीए एक्ट 2019 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी आर गिवन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस केस में आपको याद रखना है कि ये चैप्टर 3 होगा। इनफैक्ट आप इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे जाओ तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। वहां से आप देख लेना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर से आप देखो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो हमेशा आपको मतलब हर जगह आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि पहले नोटिफिकेशन दे के वो अपना डिसीजन ले सकते हैं जो भी उनको चेंजेस कराने हैं, लेकिन बाद में फिर इनको पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 2 या फिर जो बाकी के भी प्रोविजंस है, उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने ये डिसीजन लिया था कुछ दिन पहले। अब ये जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 30 डेज का, वो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जगह। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, इस पे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सेक्शन है सेक्शन 13 में आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा जिसमें ये बोला गया है कि पेनाल्टीज, फाइन्स, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप, पेनाल्टीज, फाइन्स, फीस, सेटलमेंट अमाउंट्स, ये जो भी अथॉरिटी कलेक्ट करेगी, अथॉरिटी का मतलब आईएफएससी है, तो ये जो भी अमाउंट्स अथॉरिटी कलेक्ट करेगी वो किसी फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट में होगा, ठीक है। वो इंडियन रुपी में नहीं होगा। इनफैक्ट इंडियन रुपी में कलेक्ट करने का राइट आईएफएससी के पास है ही नहीं, ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। अब वो करेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी दूसरे कंट्री का कोई बैंक अगर आईएफएससी में फंक्शन कर रहा है, वहां पे उनका ऑफिस है, तो वो हो सकता है कि अपने कंट्री के करेंसी को यूज करके पेमेंट करे यहाँ पे, लेकिन इंडियन रुपी में नहीं होगा। अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, मतलब कि वो अमाउंट एग्जैक्टली क्या होगी, वो डिसाइड करने का काम है आरबीआई का। आरबीआई जो लिस्ट रिलीज करती है या फिर जो एक्सचेंज रेट रिलीज करेगी आरबीआई, उसी को यूज करके ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना अमाउंट लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे पहला कि कौन कौन सी करेंसीज अलाउड नहीं है। तो कौन कौन सी करेंसीज अलाउड नहीं है पेमेंट करने के लिए, उसमें एक ऑप्शन इंडियन रुपी भी होगा, और ऑप्शन वही है क्योंकि रुपी में पेमेंट रिसीव करने का राइट इनके पास नहीं है। ये बस फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट यानी किसी भी फॉरेन करेंसी में ले सकते हैं पेमेंट, लेकिन रुपी में नहीं लेंगे। और एक्सचेंज रेट इनके लिए डिसाइड करने का काम जो है वो आरबीआई का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो भी पेमेंट रिसीव करनी है आईएफएससी को, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा, तो उसमें आईएफएससी खुद है या फिर आरबीआई डिसाइड करती है या फिर कोई और एंटिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ओके, अब आप ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बोला पेनाल्टीज, फाइन्स, फीस एंड सेटलमेंट अमाउंट्स। अब अगर आप फी और सेटलमेंट अमाउंट की बात करो तो ये
आईएफएससी की जो यूजुअल ड्यूटीज है उसका पार्ट है। पेनाल्टी और फाइन्स जो हैं ये रेगुलर नहीं होते, मतलब कि कोई अगर गलती करे तो ही फिर पेनल्टी लगेगी। लेकिन सेटलमेंट अमाउंट जो है या फिर आप बोलो कि फीस है, ये मतलब रेगुलर इवेंट्स होते हैं। ओके, तो आप इसी चीज से याद रखना है इसको कि पेनाल्टीज और फाइन्स, क्योंकि ये यूजुअल ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, कोई गलती होती है तभी ऐसे पेमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों का जो अमाउंट है ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास, और ये इंडियन रुपी में जाएगा। मतलब ये जो दोनों मीन्स है जहां से कि आईएफएससी के पास पेमेंट आ रही है, तो उसको आईएफएससी ट्रांसफर करेगी कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फंड्स के भी 2-3 टाइप, इनफैक्ट फंड्स के 3 टाइप्स हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होगा आपका जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा हो गया पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि जो पेनाल्टीज और फाइन्स के थ्रू पेमेंट मिलती है आईएफएससीए को, वो किस फंड में जाती है। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकेंड हो सकता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा हो सकता है पब्लिक अकाउंट्स, और इसी तरह करके कुछ और नेम वहां पे डाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो होगा ये वाला। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं तो अब तक हमने देखा बहुत जगह कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कोई डिसीजन लेती है लेकिन फिर बाद में इन्फॉर्म करती है पार्लियामेंट को, राइट। मैक्सिमम जगह आपको ऐसे ही देखने को मिला होगा। एक इसमें प्रोविजन ऐसा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकती है। तो ये क्योंकि थोड़ा यूनिक हो गया, बाकी के जितने भी थे प्रोविजंस वहां पे आपने देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है। यहाँ पे उनको पहले पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए हर केस में, क्योंकि थोड़ा यूनिक है तो ये पूछा जा सकता है। अब ये है किस चीज के बारे में? तो ये ग्रांट्स के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मान लो लगा कि हमने जो फंड्स दिए थे पहले आईएफएससीए को, तो वो सफिशिएंट नहीं है, अभी इनको मान लो कि सैलरीज देनी है या फिर कहीं पे मान लो कि इनको ऑफिस बनानी है, तो उसके लिए फंड्स इनके पास इनसफिशिएंट है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन करके और उसके बाद आईएफएससी को ग्रांट दे सकती है। तो ग्रांट की अगर बात आएगी जो कि होगा सेक्शन 14 में, तो आप सेक्शन भी याद रखना, क्योंकि ये वाला प्रोविजन थोड़ा यूनिक है। तो आपको सेक्शन नंबर और किस चीज के ऊपर वो बात करता है ये दोनों याद होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद जो आईएफएससी का अपना फंड है, मतलब कि हमने देख लिया ग्रांट की बात हमने देख ली। अब आते हैं फंड पे। इस फंड का नाम होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी फंड। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच सेक्शन ऑफ द आईएफएससी 2019 आईएफएससी एक्ट 2019 इज रिलेटेड टू आईएफएससी फंड। तो आपसे सेक्शन का नाम वो पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, मतलब कि इस फंड में किस टाइप के अमाउंट्स जाएंगे, तो वो आप देख लेना यहाँ पे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सेक्शन 16 का पार्ट। इसमें बोला ये गया है कि टाइम टू टाइम जब आईएफएससीए के अकाउंट्स को ऑडिट करने की बात आएगी तो वो हमेशा सीएजी करेगा। अब इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ आईएफएससीए। अब उसमें ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारा कुछ हो सकता है। जैसे एक हो सकता है वो ये दे दे आईसीएआई, एक हो सकता है दे दे एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तीसरा हो सकता है सीएजी, चौथा कुछ और ऐसे ही दे देंगे रिलेटेड टर्म्स जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि सीएजी करती है, ऑडिट भी सीएजी करती है, और फिर उस अकाउंट को सर्टिफाई करने का काम भी, अब देखो यहाँ पे सर्टिफाई करने का काम भी सीएजी का है। और सीएजी जब भी सर्टिफाई करती है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है कि हमने अकाउंट्स चेक कर लिए और अकाउंट में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ऐसा सर्टिफाई करने का काम है इनका। ओके, ये भी बहुत यूनिक है, और आपको इसका सेक्शन नंबर और किस चीज के ऊपर बात करता है ये दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये बोल दे कि सेक्शन 17 किस चीज के ऊपर बात करता है, या फिर नाम बोल दे कि पीआरसी जो है इसका परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी, इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब गाइडलाइंस हैं वो किस सेक्शन में है, वो आपसे पूछ सकते हैं।
ये याद रखना कि आईएफएससीए के अंदर से, मतलब कि आईएफएससीए के सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर्स है उनमें से किसी दो को रिव्यू कमेटी में होना है। मिनिमम दो है, मैक्सिमम का इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम दो मेंबर्स होंगे और हर साल में, हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक रिव्यू जरूर होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। और जब भी ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट जिस दिन आती है उसके 3 महीने के भीतर ही वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी होती है। ओके, ये सब बहुत ही, वैसे आप देखने को देख लेना ये भी, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं निकाल नहीं पाया। ओके, तो यहाँ पे देखो इस चीज के ऊपर हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं। उसमें हालांकि पेनल्टी, फीस और ये सब चीजें थी, लेकिन जो आईएफएससीज जो होते हैं, जो सेंटर्स हैं, वहां पे जो भी एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो किसी न किसी फॉरेन करेंसी में होगी, वो इंडियन रुपी में नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। ओके, अब इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है सेक्शन 22 में कि द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी। अब ये देखो बहुत ही जिसको बोलते हैं हार्डलाइन अप्रोच, तो उस चीज के बारे में बात करता है ये सेक्शन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर अपने पास रखी है कि हमें अगर लगेगा ऐसा कि आईएफएससी अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही तो हम इसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो वो प्रोविजन सेक्शन 22 में है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सेक्शन नंबर और वो किस चीज को ऊपर बात कर रहा है, जैसे कि टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है आईएफएससी को, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उससे एग्जेम्प्ट किया है। तो ये प्रोविजन आईएफएससी को किस सेक्शन के थ्रू मिला है, तो वो हो गया सेक्शन 26। मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो तो सारे हो चुके हैं हमारे डिस्कस, लेकिन हाँ कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो आप खुद से भी रीड करके निकाल सकते हो। ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन उसके बाद 30 डेज के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन लिया था पहले। ओके, क्योंकि ये एक्ट नया है, वैसे किसी भी एक्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, प्लस उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट इशू करती है जिसमें जनरल पब्लिक से सजेशंस ली जाती हैं। सजेशंस लेने के बाद बहुत ही थॉरो इसकी लाइक जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ही थॉरो डिस्कशन के बाद ही किसी एक्ट को फाइनल शेप दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी स्कोप है कि मतलब हो सकता है एक या दो जगह कुछ ऐसी गलतियां निकल जाए जिसके वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्कोप अपने पास रखा है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो गई तो हम एक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। मतलब उसके पहले अगर कोई चेंजेस करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 32 को कोट कर सकती है कि हमने इस बेसिस पे एक्ट में चेंजेस किए हैं। लेकिन 5 साल के हो जाने के बाद, ठीक है, मतलब ये कब एक्ट बना था, वो बना था 19 दिसंबर को। हमने डेट देखा था पहले ही कि 19 दिसंबर 2019 को ये एक्ट बना, राइट। तो इससे स्टार्ट करो और 5 साल तक ही गवर्नमेंट इसको कोड कर सकती है कि हमने इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इस एक्ट में चेंज किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इतना ही था। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें रह गई हों तो वो आप खुद से देख लेना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो यहीं से बन सकते हैं। एक दो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो छूट रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चैप्टर्स को हमने देख लिया कि 6 इसमें चैप्टर्स हैं और टोटल इसमें सेक्शंस हैं 34, राइट। उसके बाद भी एक पार्ट है इसका जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल्स होते हैं। तो लाइकवाइज इस एक्ट में भी 2 शेड्यूल्स हैं। जो पहला शेड्यूल है वो बात करता है अप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स का। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग टोटल 4 अप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई
और पीएफआरडी, ठीक है। सो वो एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट है जो कि है फर्स्ट शेड्यूल में, देख रहे हो आप। तो जो सबसे पहला है आरबीआई। अब आरबीआई को पावर्स जिस एक्ट के थ्रू मिलती है वो सारे एक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, देख सकते हो आप। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो वो सारे एक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइकवाइज सेबी को पावर कहाँ कहाँ से मिलती है, वो सारे एक्ट लिखे हैं, 3, 1, 2, 3 आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मान लो ये आए कि फर्स्ट शेड्यूल है क्या, फर्स्ट शेड्यूल आईएफएससीए एक्ट 2019 का फर्स्ट शेड्यूल किस चीज के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो जहां भी ऑप्शन कुछ ऐसा हो कि एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स को लिस्ट किया गया है इस शेड्यूल में, तो आपका आंसर वही होगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ उसमें दे सकते हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है फिर कि अब एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स की लिस्ट तो हो गई फर्स्ट शेड्यूल में, लेकिन आईएफएससीए को पावर देने के लिए, क्योंकि इन दी एंड अगर आप देखोगे कि आईएफएससी का काम क्या है कि जितने भी इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है आईएफएससीए। लेकिन ये जो आईएफएससीज हैं, ये जो सेंटर्स हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। अब वो हो सकता है मनी मार्केट में हो सकता है कि आपका कैपिटल मार्केट में हो, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो। तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई के काम के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी एप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स हैं उनके एक्ट्स में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं सो दैट आईएफएससी के काम के साथ इनका काम ओवरलैप ना हो, ठीक है, और आईएफएससी को पावर मिले। इसलिए बहुत सारे एक्ट्स में चेंजेस किए गए हैं। तो आपको सारे के सारे चेंजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे हो सकता है कि कुछ पूछ दे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो आपको याद रखने चाहिए। उसमें सबसे पहला है आरबीआई एक्ट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन में अमेंडमेंट की गई थी सो दैट आईएफएससी को थोड़ी और ज्यादा पावर मिले, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको सेक्शन 57 याद रखना है, और जो इंसर्ट किया गया था वो था सेक्शन 57A, ठीक है। देख सकते हो आप कि पावर्स ऑफ बैंक नॉट टू अप्लाई टू आईएफएससी, मतलब कि आरबीआई के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, मास्टर सर्कुलर्स हैं, तो वो सारे बैंकिंग सेक्टर पे तो लागू होते हैं, लेकिन वो आईएफएससी के ऊपर वो वैलिड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लेके रूल्स बनाने का काम आईएफएससी का है, ना कि आरबीआई का। तो आरबीआई एक्ट का याद रखना आप। उसके बाद इंश्योरेंस का भी एक बार देख लेना, वैसे 118 है, सेक्शन 118 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, ना कि आईआरडीआई एक्ट। ये आप थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूजिंग है ये। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 51 और 51A ये है जो कि अमेंड हुआ था, जो कि इंसर्ट किया गया था एक्चुअली। इसमें अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 51 की, और जो नया इसमें क्लॉज है वो है 51A, जो कि आईएफएससीए को अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर रूल्स बना सकते हो। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, क्योंकि आप देखो अभी नीचे बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, तो उसके लाइक जैसे आरबीआई है तो आपको देखना है आरबीआई एक्ट 1934 वाला, सेबी का है तो सेबी एक्ट 1992। इस टाइप के एक्ट्स में देखो कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुई है, और उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, उसको आप याद रखना कि उसमें क्या चेंजेस हुए थे। सो वीडियो में इतना ही है। आप खुद से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे आप ये भी ध्यान रखना कि कितने पार्ट्स हैं, मतलब शेड्यूल 2 में, ठीक है, शेड्यूल 2 के कितने पार्ट्स हैं, ये भी आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल पार्ट्स आप देखोगे तो इसमें 14 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, टोटल इसमें 14 पार्ट्स है। राइट, ठीक है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है पूरा। तो टोटल 14 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आईएफएससी एक्ट 2019, ये क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत ही मैं बोलूंगा यूजुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि दिख रहे हैं आपको बाहर से ही कि इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको आप देखो, हो सके तो वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि आपको याद रहे कहाँ कहाँ से क्या है, और जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है अगर पॉसिबल है ऐसा, तो आप भी अपने नोट्स में इसको मार्क कर लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3-4 बार देखना रहेगा, 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ये एक्ट बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि मान लो कंपनीज एक्ट है, बहुत ही बड़ा है, तो उतना बड़ा नहीं है ये, और इसको अच्छे से कवर कर पाना बहुत
पॉसिबल है कि आप 2 दिन में इसको पूरा मास्टर कर लो, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से रिवीजन करना। आई होप कि वीडियो में जितनी बातें बताई हैं वो आपके काम आई हो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, सो आप कोशिश करो कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसको आप अच्छे से यूज़ करो, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो। अगर आपने हमारा मॉक अभी तक दिया नहीं है तो प्लीज़ दे देना जल्दी से, क्योंकि टाइम है नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं उसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।